चलिए प्रॉब्लम नंबर 7 पे आते हैं। स्टेटमेंट है द मैन पुशेस ऑन द 50 kg क्रेट। तो जो क्रेट है उसका मैस गिवन है 50 kg विद द फोर्स। जो फोर्स ये फिगर में शो भी करा दिया गया है, जो फोर्स एग्जर्ट हुई है क्रेट पे वो एक इंक्लाइंड फोर्स, ठीक है, 150 न्यूटन फोर्स। डिटरमिन द पावर सप्लाइड बाय द मैन व्हेन t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। पावर निकालना है, ठीक है, पावर बतानी है जब टाइम कितना है 4 सेकेंड, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड क्रेट इज 0.2। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है फ्लोर और क्रेट के दरमियान, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्वियसली यूं लगेगी इस जगह। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स का कोफिशिएंट है म्यू के, ठीक है, जब मोशन में हो तो उस वक्त कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करेंगे। तो वो कितना है 0.2। इनिशियली द क्रेट इज एट रेस्ट, यानी उसकी इनिशियली रेस्ट पे, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं बात करूँ 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी मुझे पता नहीं। खैर उसने वेलोसिटी का तो जिक्र नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली वेलोसिटी भी इसमें यूज होगी क्योंकि उसने हमसे पूछी है पावर। क्या फाइंड करना है? पावर सप्लाई फाइंड करना है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर इज इक्वल टू एफ क्रॉस वी। फॉर्मूला पावर का उसमें वेलोसिटी यूज होती है। इसको सॉल्व करते हैं। ये पावर इज इक्वल टू एफ क्रॉस वी, ठीक है, पावर इसके इक्वल है एफ क्रॉस वी के इक्वल। अब आपकी जो फोर्स है वो तो आपको गिवन है। अब देखो रेट ऑफ बेसिकली जो फोर्स ऑब्वियसली पावर में जो आप फोर्स लोगे वो फोर्स लोगे इफेक्टिव फोर्स। अब किस फोर्स की वजह से हॉरिजॉन्टल मोशन होगी? वो फोर्स के इस कंपोनेंट की वजह से होगी, एफएक्स कंपोनेंट की वजह से होगी, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से नहीं होगा, ठीक है। तो हमारी जो यहाँ पे हमने फोर्स का कंपोनेंट यूज करना है वो एफएक्स यूज करना है। तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब फोर्स मेरे पास गिवन है 150 कॉस इंटू, अच्छा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? अब ये मेरे पास गिवन है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा इक्वल होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितनी है 4 डिवाइडेड बाय 5। तो कॉस थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया 4 डिवाइडेड बाय। ये चीज़ आज ये चीज़ कैसे आएगी जी? वेलोसिटी ये चीज़ रहेगी। अब वेलोसिटी के लिए अब सारी गेम की क्या किया जी? वेलोसिटी के लिए न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम, साथ इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगाई, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है, साथ ही ये किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल भी होता है। तो सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एम ए लगा दी वही चीज़। अब क्योंकि ये वाई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वर्टिकल फोर्सेस की बात करें यहाँ पे, एक्सेलरेशन का भी वर्टिकल कंपोनेंट है। अब मैस की जगह पुट जो ए वाई है, ठीक है, ए वाई क्या है? 0 है। ये वाला फैक्टर हो गया 0 सारा, ठीक हो गया। अब ऑल द वर्टिकल फोर्सेस, इसमें कौन कौन सी वर्टिकल फोर्स है? एक नॉर्मल फोर्स, फ्री बॉडी डायग्राम साइड पे बना के फिर ये सॉल्व करो। नॉर्मल फोर्स, दूसरी वर्टिकल फोर्स ये वेट, मैस गिवन था तो वेट आ सकता है ना एम जी से, एम 50 इंटू 9.81 ये, ठीक है। दूसरी वर्टिकल फोर्स ये, और इसका ये वाला कंपोनेंट इंक्लाइंड फोर्स लग रही है तो ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? ये वाला कंपोनेंट होगा 50, ठीक है। अगर इसको मैं रिजॉल्व करूं, ये ऐसे गिवन है,
थीटा ये की ये कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा फोर्स का साइन थीटा वाला कंपोनेंट। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है 3, हाइपोटेन्यूज क्या है 5, 150 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। पुट किया, सॉल्व किया, नॉर्मल फोर्स आ गई, एन की वैल्यू यहाँ से आ गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन लगाई, सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू एम ए एक्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का कंपोनेंट एक तो ये होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट वो 4/5 इंटू 150, क्योंकि अब एंगल की फॉर्म में नहीं गिवन, तो 4/5 माइनस दूसरा ये वाला कंपोनेंट -2 मल्टीप्लाई बाय एन। एन की वैल्यू अभी मैं ऊपर निकाल चुका हूँ। ये एन नॉर्मल कंपोनेंट का फोर्स है और ये एन न्यूटन है। ठीक है, ये पुट किया। इसके बाद मैस की जगह 50 kg पुट किया। एक्सेलरेशन मुझे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन पता नहीं है, उसकी जगह तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन आ गई जब इसको सॉल्व किया इक्वेशन को। अब मेरे पास मुझे पता है कि क्योंकि मैंने वेलोसिटी निकालनी थी एट t = 4 सेकेंड। ठीक है, तभी पावर निकाल सकते हो ना जब वेलोसिटी पता होगी, क्योंकि पावर इज टू एफ क्रॉस वी। अब वेलोसिटी का वहीं वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी वी इज इक्वल टू वी एफ, वी इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ए सी ये भी निकाला मैंने, और टाइम 4 सेकेंड गिवन था। यहाँ से मेरे पास क्या आ गई, फाइनल वेलोसिटी एट 4 सेकेंड 0.312। अब फाइनल इक्वेशन में जो मेरे पास पैरामीटर मिसिंग था वो था ये वी। इधर पुट किया, मेरे पास पावर आ गई 37.4 वाट। ठीक है, तो 1 वाट इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये न्यूटन मीटर पर सेकेंड ही है, वो किसके इक्वल होता है, 1 वाट के इक्वल होता है। ये था मेरी प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 8। अच्छा, एक गैंट्री स्ट्रक्चर है। पहले तो बात ये कि गैंट्री स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बेसिकली ओवर हेड ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है ओवर हेड ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर, तो सपोर्ट करता है इक्विपमेंट लाइक क्रेन, सिग्नल या कैमरास वगैरह को। अक्सर वो कैमरा नहीं, आप जीटी रोड पे या मोटरवे पे ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पे एक गैंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कैमरा लगा होता है। ठीक है, तो वो गैंट्री स्ट्रक्चर कहते हैं कि ओवरहेड ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट करता है इक्विपमेंट लाइक क्रेन, सिग्नल या कैमरा। तो ये गैंट्री स्ट्रक्चर है। अब इसका पर्पस क्या है कि एक एयरप्लेन है उस क्रैश के इम्पैक्ट को नोट करना। अब ये यहाँ पे ना एक जगह इस डमी को, जो प्लेन की डमी है उसको होइस्ट किया हुआ है। होइस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोप या पुली की मदद से रेस करना, लिफ्ट करना। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग समथिंग बाय मीन ऑफ रोप और बाय मीन ऑफ पुली। ये फिगर देख, तो इस तरह करके ना ये गैंट्री स्ट्रक्चर है। ये कोई एक प्लेन है, उसको इस जगह पे ना, ये जो पॉइंट है इस जगह पे होइस्ट किया हुआ है, रेस किया हुआ है। ठीक है, इस पॉइंट, ठीक है। अब इस प्लेन को क्या किया, यूं खींचा बैक, स्विंग क्या कहते हैं, झूला लेते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं बैक साइड पे जाते हैं, तो इसी तरह एक पोजीशन पे होस्ट हुआ होता है ना, वहां से वो डेवलपमेंट होता है। इसी तरह इसको होस्ट किया हुआ इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इसको बैक साइड पे लेके गए प्लेन को इस तरह पीछे, और इससे क्या किया, मतलब इस पॉइंट तक जब थीटा 60 डिग्री वो भी बताएगा, लेके गए वहां से उसको लीव कर दिया, फ्री कर दिया। फ्री किया तो ये प्लेन क्या हुआ, नीचे है इसके साथ, इसका इम्पैक्ट हुआ ग्राउंड के साथ, टकराया। टकराने की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ है वो फाइंड करना है मैंने। ठीक है, अब गिवन क्या क्या है, सिनेरियो समझ आ गया होगा आपसे। गिवन है आपको, गिवन क्या है, गैंट्री स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू टेस्ट द रिस्पांस ऑफ एरोप्लेन ड्यूरिंग अ क्रैश। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एरोप्लेन का रिस्पांस बताएगा क्रैश के दौरान क्या होता है। प्लेन हैविंग अ मास ऑफ 8 मेगाग्राम, मास कितना है इस एरोप्लेन का, 8 मेगाग्राम, यानी मेगा मीन 10 की पावर 6, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 ग्राम।
और 1 मतलब केजी में 1000 ग्राम होता है। 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ऐसे लिख सकता हूँ। 8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, इसकी जगह में मेगा केजी लिख सकता हूँ। केजी आ गया। तो इसको जब मैंने ओपन किया तो ये कितना बन गया 8000। तो ये 8000 केजी के इक्वल होता है। 8 मेगाग्राम इज इक्वल टू 8000 केजी। ये ऐसे है। एक तो ये गिवन है। दूसरा थीटा 1 60 डिग्री गिवन है। थीटा 1 क्या है जी? मतलब ये गैंट्री स्ट्रक्चर है। यहाँ पे इसको होस्ट किया हुआ है प्लान को, ठीक है। प्लान को ऐसे बैक की तरफ पुल किया, यूं पीछे की तरफ, मतलब इस तरह। यहाँ पे ये एरोप्लेन इस वक्त यहाँ पे, क्योंकि जब पुल किया ना पीछे की तरफ, क्योंकि उसको फ्री भी करना है, तो ये जो एंगल है ये 60 डिग्री थीटा 1 60 डिग्री, ठीक है। एंड देन पुल बैक केबल 20 मीटर लॉन्ग, यानी ये जो केबल है ना पुल बैक, जिसको बैक की तरफ पुल कर रहे हो, ये 20 मीटर की है केबल। ये आगे फिगर में बनी हुई है। When the plane is at rest, is released when the plane is at rest. Determine the speed of plane just before it crashes the ground. जब ये प्लेन यूं नीचे की तरफ आएगा ना, ये जब क्रैश करने लगा होगा ग्राउंड को, उस वक्त जो इसका एंगल बनेगा इस रोप के साथ, वो एंगल कितना बनेगा 15 डिग्री। What is the maximum tension developed in the supporting cable during the motion? जो केबल में टेंशन डेवलप होगी, टेंशन फोर्स, जब वो मोशन करेगी, इन मोशन होगी, प्लेन इन मोशन होगा, वो टेंशन जो मैक्सिमम डेवलप होगी वो फाइंड करना है, यानी ये T। दूसरा, डिटरमिन द स्पीड ऑफ प्लेन जस्ट बिफोर इट क्रैश इनटू ग्राउंड। वो स्पीड भी बतानी है बिफोर क्रैश, जस्ट बिफोर क्रैश, ठीक है। तो स्पीड भी प्लेन, क्योंकि जब क्रैश हो गया वो तो बिल्कुल उसकी स्पीड तो खत्म हो जाएगी ना। जस्ट बिफोर द क्रैश उस वक्त प्लेन की स्पीड क्या थी वो भी बताना है। ये डेटा गिवन है, थीटा 1 गिवन है, थीटा 2 गिवन है। अच्छा, ये रो लिखा हुआ है। रो मैंने बताया था, किनेमेटिक्स पढ़ाया था, रो इज इक्वल टू रेडियस। अब ये लेट्स सपोज ये रोप है, अगर इस रोप को मैं पूरी रेवोल्यूशन लूँ उसकी इस पॉइंट के अबाउट, तो ये यूं सर्कल में बन जाएगी। ये सेंटर है, ये सर्कल के सेंटर से एस का क्या होता है, रेडियस होता है, या रो से लिखते हैं, तो इसलिए इसको रो दिया होता है 20 मीटर। ऐसे था ना प्लान, यहाँ पे होस्ट हुआ यूं केबल के साथ होता है। अगर इसको मैं यूं स्विंग करूँ और इतनी फोर्स लगाऊँ, ये एक सर्कल में मूव करें, ये क्या हो गया, ये सेंटर है, ये यहाँ से यहाँ पर इसका रेडियस हो गया, वो रो केबल हो गया, इसलिए इसको दिया हुआ इसने रेडियस 20 मीटर। ठीक है जी, ये इसमें थीटा 1 था 60 डिग्री, ये जो था ना इस पोजीशन पे, ये कौन सा था, थीटा 1 कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री, थीटा 1 60 डिग्री। जस्ट बिफोर द क्रैश इस पॉइंट पे, जस्ट बिफोर द क्रैश जो है वो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा वो है थीटा 2। वो कितना है, वो है 15 डिग्री। ये गिवन है जो मैं पहले बता चुका, ठीक है। एक तो जस्ट बिफोर द क्रैश, यहाँ पे उसकी स्पीड क्या है वो बतानी है, और दूसरा ये जो टेंशन डेवलप होगी केबल में वो बताना है। अच्छा, ये जो है इसमें हम यूज कर रहे हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वो क्या थी कि सम ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट व्हिच इज कंजर्वेशन। बेसिकली वो यही है ना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, कि सम ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो टी ए प्लस वी ए इज इक्वल टू टी बी प्लस वी बी, ठीक हो गया, इनिशियल एंड फाइनल। अच्छा, अब टी इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वी इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी।
अब जब इस पुल बैक केबल को आप यहाँ तक लेके आए, इस वक्त ये पोजीशन पे है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी नीचे क्या होगी, इनिशियल करना इस पॉइंट पे यानी एट पोजीशन ए इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल थी, एम जी एच, यही था ना पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू डब्ल्यू एच, डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, एम जी के। ठीक है, तो मैश की जगह मैंने पुट किया उसका मैश 8000 kg, जी की जगह 9.81 और एच की जगह उसकी हाइट पुट की। अब यहाँ पे हाइट इसकी कौन सी होगी जी, इसका क्योंकि ये इंक्लाइंड है इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, इसका एक कंपोनेंट होगा ये हॉरिजॉन्टल और दूसरा कंपोनेंट होगा ये वर्टिकल। ठीक है, यानी ये है ना, इसका एक कंपोनेंट ये होगा, इसका एक कंपोनेंट ये होगा। तो ये एंगल मुझे थीटा गिवन है, तो ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा कॉस थीटा वाला, यानी 20 कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट कौन सा होगा, 20 साइन थीटा। अब इस केस में मेरा जो एच है, एम जी एच था ना, एम जी इंटू एच, इस केस में मेरा एच क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा ना, ये वाला, ये हाइट होगा, ये क्या है 20 कॉस थीटा, यानी 20 इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक हो गया, इट इज इक्वल टू एट पॉइंट बी उसकी जो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट बी पे जब वो आ रहा है, अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो नहीं होगी क्योंकि अभी वो मोशन में है, एंड जस्ट बिफोर द क्रैश हम फाइंड कर रहे हैं, अभी वो मोशन में है, तो वो किसके इक्वल होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, वो इक्वल होगी हाफ एम वी स्क्वायर के, क्योंकि इस वक्त वो पोजीशन पे था, एट रेस्ट था। जो इसको यहाँ से आपने रिलीज किया तो तब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो इस क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन होती है, यहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो ही ये जस्ट बिफोर द क्रैश यहाँ पे उसकी दोनों एनर्जीज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक होगा, क्योंकि अभी वो बिल्कुल ही ग्राउंड पे नहीं आया, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी वही डब्ल्यू एच यानी एम जी एच, आपने बस वैल्यूज पुट करनी है। अब यहाँ पे 1/2 एम की जगह 8000 और वी मुझे नहीं पता कि इस पोजीशन पे वेलोसिटी क्या है, तो ये पॉइंट बी है तो इधर मैंने लिख दिया वी बी स्क्वायर, मुझे चाहिए भी यही। अच्छा माइनस, अच्छा उसके बाद 8000 इसका मैस 9.81, उसका ये वैल्यू जी और एच, एच वही होगा जिसका मैंने बताया था। अब यहाँ पे पॉइंट बी में अब मेरी ये बनेगी फिगर, फ्री बॉडी डायग्राम। अब ये 15 डिग्री हो गया ना, क्योंकि अब पॉइंट बी को डील कर रहा हूँ, उस वक्त पॉइंट ए था इसलिए 60 डिग्री था। अब 15 डिग्री के साथ इसका ये जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 20 cos 15 डिग्री। जब इन वैल्यूज को आपने पुट किया और सिमल्टेनियसली सॉल्व किया तो आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, जस्ट वही उसने पूछा था ना, जस्ट बिफोर द क्रैश उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वो वेलोसिटी होगी 13.5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा दूसरी बात, ये माइनस इसलिए आया, ये जब इसकी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, यहाँ पे ये था ना 20 मीटर, ये जब एरो की डायरेक्शन बनाओगे, एरो की डायरेक्शन यूं बनेगी, ये क्या है, जो आपका एच है वो नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, वो माइनस बाय रो निकाल दिया। ठीक है, तो ये एरो की डायरेक्शन देखो नेगेटिव बाई एक्सिस की तरफ है, वरना यहाँ पे ऊपर प्लस था। ठीक है, ऊपर प्लस था, नीचे भी माइनस आ गया, वो जो एरो बना फ्री बॉडी डायग्राम जब उसकी मैंने बनाई, एरो की डायरेक्शन क्या थी, वो डाउनवर्ड नेगेटिव बाई एक्सिस, दोनों दोनों जैसे। अच्छा नंबर वन जो पैरामीटर था वो था वेलोसिटी जस्ट बिफोर द क्रैश, वो मैंने फाइंड कर ली। उसके बाद
नेक्स्ट मैंने निकालना था जो सपोर्टिंग केबल में टेंशन फोर्स डेवलप हो। अब यहाँ पे मैंने लगाया सम ऑफ ऑल द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू एम एस एन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल या उसकी बजाय मैंने नॉर्मल कंपोनेंट्स को डील कर रहा हूँ। अब सबसे पहले इसको छोड़ के जरा इधर आओ। एम की जगह, इस एम की जगह पुट किया 8000, ए एन की जगह पुट किया। अब ए एन याद करो किनेमेटिक्स में प्रूव करवाया था नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन एंड सिमिलरली टेंजेंशियल कंपोनेंट करवाया था। तो ए एन जब प्रूव करके एंड पे मेरा रिजल्ट निकला था, इस उस लेक्चर को जरा दोबारा जरा गौर से देखना। वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो, ये वो पुट किया उसकी जगह। वी में निकाल चुका हूँ पीछे 13.5 डिवाइडेड बाय रो। रो मैंने भी बताया कि ये रो है बेसिकली 20 मीटर जो। ये तो आ गया इक्वेशन की ये वाली साइड। इक्वेशन की दूसरी जो साइड है ये वाली, सम ऑफ ऑल द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। अब नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं अगर मैं इस प्लेन की इस पोजीशन पे जस्ट बिफोर द क्रैश, तो ये बनी हुई है। यानी यूं करके प्लेन है, उसका वेट यूं वर्टिकली क्या कर रहा है, प्लेन है लेट्स सपोज, तो वेट यूं वर्टिकली डाउनवर्ड कर रहा है। तो वेट के दो कंपोनेंट्स नहीं होंगे, एक कंपोनेंट इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और एक इसी सरफेस के पैरेलल होगा। ठीक है, ये जो उसने बनाया है। तो मेरा नॉर्मल कंपोनेंट कौन सा है, जो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मुझे तो उससे गर्ज है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा जो केबल का होगा, ये वाली ये केबल के वो परपेंडिकुलर है। एक कंपोनेंट ये होगा क्योंकि अपवर्ड एरो है पॉजिटिव माइनस। दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, वेट का ये वाला कंपोनेंट जो इसकी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। वो वाला कंपोनेंट कौन सा होगा वेट का, वो ये वाला कंपोनेंट होगा और वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे बनाओगे ना, ये वेट यूं कर रहा है, उसका एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है, इसके पैरेलल। ये 15 डिग्री है, तो मुझे जो कंपोनेंट चाहिए ये वाला चाहिए, तो वो कौन सा कंपोनेंट है, ये cos 15 वाला। ठीक है, यानी जो भी इसका वेट है यहाँ पे इंटू cos 15, क्योंकि मैथ्स गिवन था इसलिए मल्टीप्लाई जी किया तब जाके वेट आया। तो आप पहले ही वेट निकाल लेना पीछे एम जी करके, ये इसलिए 8000 मल्टीप्लाई 9.81 लिखा है। खैर सारे इसमें पैरामीटर्स जो हैं वैल्यूज पुट की है, एंड पे आपके पास टेंशन डेवलप्ड है वो भी आ गई 149 किलो न्यूटन, और यही दो पैरामीटर मैंने निकाल। अच्छा, प्रॉब्लम 9 है। एक 100 kg क्रेट है, ठीक है, यानी क्रेट का मुझे मैथ की बात है। ये बहुत पहले भी मैंने जो क्विजेज लिए ना उसमें मैंने ये देखा है बहुत गलती करते हैं लोग, आप लोगों में से कुछ जो है कि मैथ्स और वेट को सेम ले रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ वेट है वहाँ पे वेट की वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं वो डिटेल में बता चुका हूँ मैथ्स और वेट का डिफरेंस। तो यहाँ पे जब मैथ्स है तो वेट वाली जगह उसको मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ जी करोगे, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, तब वेट आएगा। जिस चीज़ का ख्याल रखना है, मैथ्स गिवन है 100 kg एट, जो क्रेट है वो रेस्ट पे है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, सरफेस क्या है, स्मूथ है और हॉरिजॉन्टल है, इंक्लाइन नहीं है। लेकिन जो फोर्स इस वक्त टोइंग फोर्स लग रही है वो इंक्लाइन है। कितनी लग रही है, 200 न्यूटन। एंगल कितना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद हॉरिजॉन्टल सरफेस वो है 45 डिग्री। इट इज अप्लाइड फॉर 10 सेकेंड, और ये जो फोर्स टोइंग फोर्स है ये 10 सेकेंड के लिए अप्लाई होगी। डिटरमिन द फाइनल वेलोसिटी एंड द नॉर्मल फोर्स। एक तो नॉर्मल फोर्स, क्योंकि वेट यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स क्या एक्ट करेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी।
ठीक है, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। एक तो ये नॉर्मल फोर्स बतानी है, ये एन मतलब न्यूटन। सेकंड, डिटरमिन द फाइनल वेलोसिटी बतानी है, क्योंकि 10 सेकंड के लिए आपकी जो गोइंग फोर्स अप्लाई हो रही है ना, तो वी एफ बतानी है व्हेन टी इज इक्वल टू 10 सेकंड, क्योंकि वी आई तो आपका जीरो होगा क्योंकि रेस्ट पे था इनिशियली। तो जब ये फोर्स 10 सेकंड के लिए अप्लाई होगी तो वी एफ बताना है कि कितना होगा, उसकी उस वक्त फाइनल वेलोसिटी क्या है। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, दो चीज़ें इसमें उसने जो है ना पैरामीटर्स हमसे पूछे हैं। अच्छा, इसमें जो यूज़ हुआ वो यूज़ हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम प्रिंसिपल यूज़ हुआ है फॉर अ पार्टिकल। क्या था वो प्रिंसिपल ये था, अगर ये इक्वेशन को मैं एक्सप्लेन करूँ, एक दफ़ा रिमाइंड करवा दूँ, तो ये था कि जो पार्टिकल का इनिशियल लीनियर मोमेंटम होता है एट टाइम t1, ये लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? लीनियर मोमेंटम क्या था कि क्वांटिटी ऑफ मूविंग बॉडी मेजर्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv। ये था लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर मोमेंटम था। इसके बाद ये लीनियर मोमेंटम, लीनियर इम्पल्स, द पार्टिकल लीनियर मोमेंटम एट टाइम t1 प्लस सम ऑफ ऑल द इम्पल्सेस। इम्पल्स क्या आता है? सबसे पहले इम्पल्स पे आ जाते हैं। इम्पल्स बेसिकली इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही लेते थे ना इम्पल्स, वो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, इंटीग्रल फोर्स इनटू टाइम। तो ये इम्पल्स लिखा भी था, तो ये मैं बता रहा था, ये आप इसको दोबारा भी देख सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम क्या था? पार्टिकल का जो इनिशियल लीनियर मोमेंटम है किसी भी टाइम t1 पे, वो प्लस सम ऑफ ऑल द impulses applied by external forces, वो किसके इक्वल होती है? तो फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एट टाइम t के इक्वल होती है। ये इक्वेशन यूज की है इसमें। अच्छा, अब इसमें सिर्फ ये है कि वैल्यूज पुट करनी है। अब क्योंकि इनिशियली क्रिएट रेस्ट पे था तो इस वजह से ये पैरामीटर जीरो हो गया। ये इनिशियली क्रिएट था रेस्ट पे, तो वेलोसिटी क्या थी रेस्ट पे? इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो ये पैरामीटर जीरो हो गया। इस साइड पे आऊँ तो मैश 100 kg गिवन था, v2 मुझे पता नहीं, v2 मुझे निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ ऑल द इम्पल्सेस, इम्पल्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम, द इंटीग्रल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स एंड टाइम। तो यहाँ पे जब आपने फोर्स की वैल्यू पुट की वो है 200 न्यूटन, मतलब फोर्स का कंपोनेंट कौन सा लोगे? ये वाला कंपोनेंट लोगे। 200 इंटू कॉज ऑफ 45 डिग्री, ये है 200 कॉज ऑफ 45 डिग्री। इसके बाद 200 कॉज ऑफ 45 डिग्री मल्टीप्लाई टाइम, तो टाइम क्या है? टाइम 10 सेकंड्स पे फाइंड करना है, तो टाइम की जगह 10 सेकंड्स पुट कर दीजिए। ठीक है, ये पूरा, ये बेसिकली ये पूरी चीज़ें लिखी हुई। ठीक है, फोर्स की, यानी जब इसको इंटीग्रेशन को मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये चीज़ बची, फोर्स की जगह मैंने ये पुट कर दिया फोर्स, और T2 माइनस T1। T2 मेरा क्या, फाइनल जो टाइम है वो 10 है, मैंने इनिशियली वो रेस्ट पे था तो 10 माइनस 0, तो यहाँ पे 10, V2 मेरे पास यहाँ पे आ गया। ये दोबारा मैंने सेम जो है ना वो किया, पहले ये मैंने जो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम लगाया वो फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस के लिए, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ये मैंने ली। अब मैं लगाऊंगा प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इम्पल्स एंड मोमेंटम फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फॉर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस जो है वो, अब मैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस की वजह से जो इम्पल्स होगी वो लूँगा। अब एम वी वाई वन
क्योंकि ये वी बाय जीरो है तो ये पूरा पैरामीटर जीरो हो गया। सिमिलरली वी बाय जो फाइनल वेलोसिटी जो वर्टिकल वेलोसिटी वो भी जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये भी जीरो हो गया पैरामीटर। और अब इम्पल्स की जगह ये जो सम ऑफ ऑल द इम्पल्सेस, अब क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल फोर्सेस की वजह से ले रहा हूँ तो वर्टिकल फोर्सेस में एक तो आता है ये 981 उसका जो वेट है मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है 10 सेकंड, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव साइन। दूसरा ये नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम है ना, तो एन सी फोर्स होगी और टाइम 10 सेकंड होगी क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव साइन आ गया। और थर्ड पैरामीटर है वो इसका ये वाला वर्टिकल, कि अब मैं वर्टिकल को डील कर रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस। अब ये 200 इंटू साइन 45 डिग्री, ये फोर्स का फोर्स होगी मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10 सेकंड। नॉर्मल कंपोनेंट ये मतलब इसको सॉल्व किया मैंने ओवरऑल, ये मेरे पास एन सी आ गया नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यही मुझसे रिक्वायर भी है, दो चीज़ें मेरे से रिक्वायर थी, एक थी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी और एक नॉर्मल कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट्स। लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट प्रॉब्लम है ये रिलेटेड टू सेंट्रल इम्पैक्ट। ये आप इसको अगर ये भी एक्सप्लेन में कर सकूँ, द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल इम्पैक्ट एंड ऑब्लिक इम्पैक्ट, इसको भी आप पीछे जाके, अब मैं दोबारा नहीं बता रहा इसकी एक्सप्लेनेशन में कि सेंट्रल इम्पैक्ट क्या है ऑब्लिक इम्पैक्ट क्या है, या आप वीडियो रिकॉर्डेड देख सकते हो पीछे उसमें एक्सप्लेन हुआ हुआ। तो ये जो केस है ये स्पेसिफिकली सेंट्रल इम्पैक्ट का केस है, वो जब दोबारा वीडियो आप देखोगे कि सेंट्रल इम्पैक्ट बेसिकली है क्या, आपको समझ आ जाएगी कि सेंट्रल इम्पैक्ट का केस क्या है। अब क्योंकि इसका अगर न्यूमेरिकल आए तो आपने सबसे पहले डिफरेंशिएट करना होगा कि सेंट्रल इम्पैक्ट का केस है या ऑब्लिक इम्पैक्ट का केस है। अगर ऑब्लिक इम्पैक्ट का है तो फार्मूला जो यूज़ होगा वो ऑब्लिक इम्पैक्ट वाला यूज़ होगा, सेंट्रल इम्पैक्ट का केस है तो उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो पास कर रही है, किसी एंगल पे नहीं है लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है, किसी एंगल पे पास नहीं कर रही टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी, तो ये इसलिए सेंट्रल इम्पैक्ट का केस है। और इसमें जो है हमने फाइंड क्या क्या करना है, इसमें बैग ए है जिसका वेट है 6 पाउंड, ये बैग है जी, बैग है, ये बैग है, ये सैक है, ठीक है, उसका वेट क्या है 6 पाउंड। इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट द पोजिशन थीटा इज इक्वल टू 0। अब इस केस में ना जब वो इस पोजीशन पे ना तो थीटा क्या है 0 है, अब वो वर्टिकल एंगल ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो बैग ए का वेट है यहाँ पे 6 पाउंड और ये इसका वर्टिकल एंगल कितना है, थीटा 0 डिग्री है। देखो जो जो बैग नीचे आ रहा है ये एंगल क्या होगा, थीटा बढ़ता जाएगा, यूं जो ये बैग यूं नीचे आएगा यूं करके, इस पोजीशन पे इस बैग का एंगल क्या होगा, इस एक्सिस के साथ ये, और इस पॉइंट पे उसका एंगल था 0। आफ्टर फॉलिंग टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो ही ये बैग यहाँ पे फॉल करेगा तो इस वक्त एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो कह रहे हैं आफ्टर फॉलिंग टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी ये इस बॉक्स बी को स्ट्राइक करेगा, मतलब सैक क्यों ही उसका थीटा बढ़ रहा है नीचे आ रहा है, सैक आ रहा है, उसको रिलीज किया ना इस पॉइंट से, बढ़ा है, जो ही वो इस बॉक्स बी को स्ट्राइक करेगा उसका ये जो एंगल होगा ये वाला कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिटेल में इसकी वीडियो भी रिकॉर्डेड है, डिटेल में बता चुका हूँ व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो है वैसे मैं बता देता हूँ कि ये रेशो होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेपरेशन just after the impact to the relative velocity of particle approach just before impact, ठीक है, तो पार्टिकल अप्रोच कर रहे होते हैं बिफोर द इम्पैक्ट। ये कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन गिवन है 0.5, थीटा एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री,
क्योंकि वो जो जो सैक रिलीज किया नीचे आ रहा है, एक पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री बना रहा है, तो उसका एंगल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है थीटा से 90 डिग्री, क्योंकि जो ही 90 डिग्री एंगल होगा वो स्ट्राइक कर जाएगा इस बॉक्स बी के साथ। फाइंड क्या करना है, लॉस ऑफ डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ बैग एंड बॉक्स जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट। जो ही ये सैक या ये जो बैग ए है वो इस बॉक्स के साथ स्ट्राइक करेगा, वेलोसिटी बतानी है इस सैक ए की और इस बॉक्स बी की आफ्टर द इम्पैक्ट, यानी A2 VA2 एंड VB2। VA क्या है, VA ये बैग है, 2 मतलब वेलोसिटी आफ्टर इम्पैक्ट, VB क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉक्स, 2 क्या है, आफ्टर इम्पैक्ट। अगर यहाँ पे VA1 और VB1 हो तो VA1 मीन वेलोसिटी ऑफ बैग बिफोर इम्पैक्ट एंड VB1 मीन वेलोसिटी ऑफ बॉक्स बिफोर इम्पैक्ट। इसमें एक कॉमन सेंस भी और वैसे भी मतलब ये चीज़ स्टार्ट में मैं पहले बता दूं, जब इम्पैक्ट नहीं हुआ उस वक्त ये बॉक्स जो बी है वो रेस्ट पे, बिफोर इम्पैक्ट वो रेस्ट पे, उसकी वेलोसिटी जीरो है। ये जो VB1 है वो जीरो होगी, क्यों, क्योंकि अभी स्ट्राइक ही नहीं किया उस बैग ने इससे बॉक्स को, तो वो रेस्ट पे ऑलरेडी। लेकिन ये जो सैक है, ठीक है, ये सैक जो है बिफोर इम्पैक्ट, क्योंकि इसकी वेलोसिटी होगी बिफोर इम्पैक्ट, क्योंकि ये तो इसको रिलीज करोगे तो इम्पैक्ट से पहले इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा होगा। लेकिन जो ही इसके साथ जब स्ट्राइक करेगा, स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होगा, बॉक्स बी की भी वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा बॉक्स बी। तो बिफोर इम्पैक्ट सिर्फ बैग ए की वेलोसिटी कोई ना कोई वैल्यू है जो गिवन होगी या फाइंड करनी है, लेकिन आफ्टर इम्पैक्ट दोनों में वेलोसिटी होगी, बॉक्स बी में भी और बैग ए में भी। तो बिफोर इम्पैक्ट जो बॉक्स बी है उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लगाया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसलिए लगाया क्योंकि मैंने इस बैग की वेलोसिटी निकालनी है बिफोर इम्पैक्ट, यानी VA1 अभी मैंने बात, ठीक है, क्योंकि मुझे वो वेलोसिटी नहीं पता बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी क्या है, और आगे जब मैंने फाइंड करना है, मैंने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना है, उसमें ये वेलोसिटी जो है वो मुझे यूज़ करनी पड़ेगी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये है कि बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट जो पार्टिकल की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, अब बिफोर इम्पैक्ट काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा, अच्छा, इसमें हमने सबसे पहले जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या था, सम ऑफ पार्टिकल्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, T1 प्लस V1 इज इक्वल टू T2 प्लस V2। अब यहाँ पे मेरा इनिशियल पॉइंट है ये जीरो, डेटम पॉइंट इसको मैंने लिया स्टार्ट में भी ना, इसको वो उसने बताया था कि ये पॉइंट जो है मतलब इसको डेटम कंसीडर कर दिया, यहाँ एट रेस्ट है इस पोजीशन पे। ठीक है, डेटम में इस पॉइंट को ले रहा हूँ, तो डेटम पॉइंट पे मैंने जो है ना, मैंने डेटम अपना ये लिया, जैसे मैं इसको ग्राउंड लेवल से भी अबव जा सकता था, लेकिन मैंने अब अपना डेटम पॉइंट ये लिया, तो डेटम पॉइंट पे मेरी इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो होगी, नीचे की तरफ इसकी पोजीशन बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे ना वो मोशन में है ना वो हाइट पे है, क्योंकि डेटम में इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अब मेरी जो पोजीशन है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है, 3 फीट जो है वो नीचे की तरफ बढ़ रही है। तो डेटम पे मेरी T0 प्लस V0 यानी एट पॉइंट जीरो, डेटम जो पॉइंट है उस पर काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर जीरो। और T1 प्लस V1 क्या होगा इस पॉइंट पे, 1 पॉइंट, जब वो उसको बिफोर इम्पैक्ट ये नीचे आया, सैक आ रहा है आ रहा है आ रहा है नीचे, और बॉक्स बी को भी उसने स्ट्राइक नहीं किया, जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट उसकी जो इनिशियल उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसे आएगी, वो फार्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर फॉर काइनेटिक एनर्जी और एम जी एच फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो एम जी एच या डब्ल्यू एच, डब्ल्यू क्या था 6 पाउंड
6 पाउंड इंटू एच कितना है, ये 3 फीट। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ है, डेटम से नीचे की तरफ है मेरा जो एच है, तो मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दिया। ठीक है, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी मैंने बता चुका हूँ इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये सम ऑफ ये स्क्वायर है किसका, वेलोसिटी का। तो अगर नेगेटिव हो भी गई वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि मास कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी नेगेटिव वैल्यू आ भी गई तो स्क्वायर क्या कर देगा, उसको पॉजिटिव कर देगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है। डब्ल्यू की जगह मैंने पुट किया 6 पाउंड, जी की जगह 32.2। इसका बहुत ख्याल रखना है कि जी की वैल्यू 9.8 कब यूज़ करनी है और जी की वैल्यू 32.2 कब यूज़ करनी है। अब इसकी वेलोसिटी मुझे निकालनी थी, क्योंकि VA1 मैंने निकालनी थी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट वेलोसिटी ऑफ दिस बैग। VA मीन वेलोसिटी ऑफ बैग ए, 1 मीन जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। तो वो वेलोसिटी मेरे पास आ गई 13.90। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फार्मूला गिवन है, स्लाइड्स में भी गिवन है, एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, डेफिनेशन भी इसकी बता चुका हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता ही यही है कि द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेपरेशन जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अप्रोच जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, इस फार्मूले में ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे VB2 माइनस VA2 और नीचे VA1 माइनस VB1 है। ठीक है, VB1 माइनस VA1 नहीं है, ये लास्ट टाइम भी बताया। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ जो रेस्टिट्यूशन है वो गिवन है 0.5। ये बेसिकली मैंने लगाया जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, इसमें से VA2 मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन बची वो ये बची। मतलब इसको जब मैंने सॉल्व किया ना इक्वेशन को, फाइनल मेरे पास ये आई। अब इसमें मैंने VA2 निकालना था। VA2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ बैग ए आफ्टर इम्पैक्ट। वो किसके इक्वल आई? वेलोसिटी ऑफ बॉक्स बी आफ्टर इम्पैक्ट माइनस 6.950। इसको जब सॉल्व किया यानी इसमें भी अननोन पैरामीटर VB2 है मेरे पास। अब किसी और इक्वेशन की तरफ जाते हैं, उससे हम देखते हैं कि हम वो पैरामीटर निकाल सकें। अच्छा, अब मैंने जो इसमें यूज करना है वो करना है लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि ये जो था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वो यही था ना कि ये अगर मैं T1 इस साइड पे ले आऊं, ये T1 अगर मैं इधर ले आऊं, वही चीज नहीं बन जाती? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस जो वर्क डन बाय ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इन शॉर्ट अगर बात करूं, अगर इसी T1 को मैं उस साइड पे ले जाऊं, ये जो T2 माइनस T1 है ना, ये बेसिकली क्या लॉस ऑफ एनर्जी है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब मैंने वर्क डन निकालना है। वर्क डन किसके इक्वल होगा? T2 माइनस T1 के। अब T2 माइनस T1 क्या है? T2 क्या है? T2 इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी आफ्टर इम्पैक्ट, काइनेटिक एनर्जी जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। और T1 क्या है? काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट। तो अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस बैग ए की भी होगी, इस बॉक्स बी की भी होगी, जो ब्लॉक है, ये बॉक्स है। सिमिलरली बिफोर इम्पैक्ट भी और आफ्टर इम्पैक्ट भी। बिफोर इम्पैक्ट में बता चुका हूँ कि बिफोर इम्पैक्ट ये याद रखना है VB1 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट पे है बिफोर इम्पैक्ट। VA1 की अभी वैल्यू मैंने पीछे निकाली है 13.9, अभी फाइंड की है हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके हमने ये वैल्यू निकाली। अब VA2 और VB2 बेसिक जो मेरा मसला है वो निकालना है। ठीक है, तो VA2 और VB2 ये मुझे नहीं पता, ऐसा ही है। तो VA2 और VB2 जो मैंने निकालना है वो सारा मसला है। वो VA2 और VB2 के लिए मैं पिछली स्लाइड में जाता हूँ, वो मैंने कैसे निकालना। सिंपल, हम लॉस ऑफ एनर्जी यूज कर रहे हैं। T2 क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर इसका फॉर आफ्टर इम्पैक्ट फॉर बैग ए, प्लस हाफ mv स्क्वायर आफ्टर इम्पैक्ट फॉर दिस ब्लॉक बी। और T1 क्या होगा? माइनस करना है हाफ mv स्क्वायर इस बैग ए का, प्लस आगे नहीं दिखा हुआ, क्यों? क्योंकि हाफ mv स्क्वायर जो है ना फॉर दिस ब्लॉक बी वो तो जीरो होगा। क्यों? ये बॉक्स है, ये ब्लॉक है, वो जीरो इसलिए होगा क्योंकि वो तो रेस्ट पे। मेरा मेन कंसर्न है जिस VA2 एंड VB2 निकालना। VA1 में निकाल चुका हूँ, VB1 जीरो होगा। VA2 और VB2 कैसे निकालूंगा? अगर मैं इसको पिछली स्लाइड में जाऊँ, ये अब मेरे पास लॉ ऑफ, में स्टार्ट में बताया था हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यूज करेंगे इसमें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मैंने इसमें यूज किया। ठीक है, तो आपका जो मोमेंटम बिफोर
इम्पैक्ट इज इक्वल टू जो मोमेंटम है आफ्टर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम। ठीक है, अब जिस तरह वो लॉस ऑफ एनर्जी का यूज कर रहा हूँ, सिमिलरली ये भी है, यानी M1 वो था ना, जब वो बिलियर्ड की एग्जांपल लिया करते थे, M1v1 प्लस M2 इज M1v1 प्लस M2v2 इज इक्वल टू M2v2। अब जितनी भी फोर्सेज, अब यहाँ पे मेरे केस में क्या है कि ये आपका एक बैग ए है, ब्लॉक बी है। अब MBVB1 प्लस MAVA1 ये क्या हो गया जी, जस्ट बिफोर इम्पैक्ट की इक्वेशन होगी। और MBVB2 प्लस MAVA2 ये क्या होगी, जस्ट आफ्टर इम्पैक्ट। सिंपल वैल्यूज पुट करनी। अब जो अननोन, क्योंकि ये VB1 में बता चुका हूँ 0 है, इसकी जगह 0 पुट हो गया। क्यों, क्योंकि ये रेस्ट पे होगा बिफोर इम्पैक्ट। ठीक है, ये चीज़ जो है, ये रेस्ट पे बिफोर इम्पैक्ट। VA1 में अभी पीछे फाइंड कर चुका हूँ, उसकी जगह ये पुट कर दी। बाकी M की जगह क्या, W डिवाइडेड बाई जी। M इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई जी उसने यूज़ किया। ठीक है, W 6 पाउंड है और G 32.2। फिर 32.2 इसलिए बता रहा हूँ कि FPS यूनिट है, इसलिए ये इस चीज़ का ख्याल रखना। इसके बाद अब VB एंड VA, बाकी तो पैरामीटर्स पुट हो जाएंगे, ये अननोन होंगे, तो ये एक इक्वेशन बन गई मेरे पास। जब इस पूरी को सॉल्व किया ना, तो इक्वेशन मेरे पास बन गई। एक इक्वेशन ये, एक अभी पीछे मैंने निकाली थी, एक इक्वेशन यूजिंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकाली थी हमने, ये वाली इक्वेशन, दिस वन। एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन आगे यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन दोनों इक्वेशंस को जब सिमिल्टेनियसली सॉल्व करोगे, ठीक है, या एक में से वैल्यू आपने निकाल लेनी है, दूसरी में इक्वेट कर देनी है, या सिमिल्टेनियसली जो है ना, ये दोनों इक्वेशन क्या यील्ड करेंगी, VA2 एंड VB2। ठीक है, यही तो रिक्वायर था, VA2 एंड VB2। ठीक है, यहाँ से VA1 आ गया मेरे पास 71.74। ठीक है, और VB2 कितना आ गया 5.21। जब इन दो, इस इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 को जब आप सॉल्व करो, फाइनली मैंने निकालना था वर्क डन। वर्क डन की वही कि वर्क डन इज इक्वल टू लॉस ऑफ एनर्जी, वही चीज़ में जो पहले इस स्लाइड पे आ गया था, वो इसीलिए आया था कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हमें ये वर्क डन के लिए VA2 एंड VB2 चाहिए था। और VA2 और VB2 हमने कैसे निकाला, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो लगा दिया, लेकिन इसमें दो अननोन पैरामीटर थे, तो फिर हमने एक और लगाया कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वहां से हमें एक इक्वेशन मिली। ठीक है, अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सिमिल्टेनियसली सॉल्व किया, यानी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सिमिल्टेनियसली सॉल्व किया। लेकिन उसमें भी एक अननोन पैरामीटर था हमारे पास, वो क्या था, वो था VA1। और VA1 हमने कैसे निकाला, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सेंट्रल इम्पैक्ट का केस था। ऑब्लिक इम्पैक्ट जरा थोड़ा डिफिकल्ट है, बियॉन्ड द स्कोप है, तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे, सेंट्रल इम्पैक्ट पे ही रहेंगे। तो ये न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है, इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना सही तरीके से, क्योंकि ये इसका और एक और का मैंने इसलिए कहा है कि इन दोनों में प्रॉब्लम आ सकता है आपको। ठीक है, तो ये आप मुझसे पूछ भी सकते हो दोबारा कोई इसमें मसला हो। तो ये आपका कोर्स है टोटल, सो दिस इज द एंड ऑफ द कोर्स। और पेपर में क्या क्या आना है, जितना पढ़ लिया वो सब आना है। ठीक है, आफ्टर मिड टर्म, तो जितना कोर्स हमने ऑनलाइन कवर किया है वो सारा पेपर में इंक्लूडेड है, फाइनल टर्म एग्जाम। तो कोई भी मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कर लो, कोई चीज़ समझ नहीं हो, सो दैट्स इट।